तो साउथ एक्टर जूनियर एनटीआर की इस साल की सबसे बड़ी मूवी रिलीज हो चुकी है, जिस मूवी का नाम है देवरा पार्ट 1। और ये देवरा पार्ट 1 इनकी पुरानी मूवी आरआरआर की तरह ही बहुत ही बढ़िया मूवी है। और इसीलिए मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा कि आप सभी इस मूवी को थिएटर्स के अंदर जरूर देखिए, क्योंकि सही मायनों में किसी भी मूवी को देखने में सबसे ज्यादा मजा थिएटर्स के अंदर ही आता है। लेकिन हाँ, अगर आप सभी किसी रीजन की वजह से इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देख पाए हैं तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी के लिए हम आज की इस वीडियो के अंदर इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यानी कि हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप सभी देवरा पार्ट 1 की पूरी स्टोरी को जान जाएंगे। सो इसीलिए आज आपसे कुछ भी मिस ना हो उसके लिए आप सब इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और हाँ, अगर आप सबको वीडियो पसंद आती है तो आप सब इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड आप सभी कमेंट्स के अंदर देवरा जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप सबको मूवी की स्टोरी और हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई है। तो चलिए अब इसी बात पे हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देवरा पार्ट 1 की स्टोरी को जानते हैं। Zombie apocalypse. तो देवरा मूवी की स्टार्टिंग होती है मुंबई शहर से, जहां पर हम ये देखते हैं कि मुंबई शहर के पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर एक मीटिंग चल रही होती है। इस पुलिस मीटिंग के अंदर एक मिनिस्टर सारे आईपीएस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है और यहाँ पर ये मिनिस्टर सारे आईपीएस को ये बताता है कि हमारी कंट्री के अंदर दो बहुत बड़े टेररिस्ट हो चुके हैं और इन दोनों का नाम है दया और यति। और ये दोनों टेररिस्ट यानी कि दया और यति एक दूसरे के भाई हैं, जिनमें से दया बाहर रहता है और यति इंडिया के अंदर से ऑपरेट करता है। लेकिन इन्हीं दोनों को लेकर अभी हाल ही में ये इंटेलिजेंस मिली है कि इन दोनों को अभी हाल ही में अरब कंट्रीज से बहुत सारी फंडिंग मिली है। एंड इसीलिए हमारे देश की इंटेलिजेंस ये कहती है कि ये दोनों आतंकवादी हमारे देश के अंदर इलीगल तरीके से बहुत सारे बम, मिसाइल्स, गन्स, बुलेट्स और ड्रग्स लेकर आने वाले हैं। हालांकि ये लोग ये सारा सामान इलीगली काफी टाइम से ला रहे हैं, लेकिन अब हमें ये खबर मिली है कि अब ये दोनों आतंकवादी ये सारा इलीगल सामान बहुत सारी मात्रा में लेकर आने वाले हैं। और फिर इसके लिए वो मिनिस्टर सारे आईपीएस ऑफिसर से कहता है कि हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना ही होगा। अब इसके बाद ही इसी मीटिंग के अंदर ये फैसला किया जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को जल्दी से जल्दी ये पता करना होगा कि आखिरकार ये सारा का सारा इलीगल कंसाइनमेंट इंडिया के अंदर आ कैसे रहा है। एंड फिर इसी चीज को देखने के लिए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर एक आईपीएस ऑफिसर को ये पूरा केस देते हैं। और वैसे इस ऑफिसर का हमें नाम तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये ऑफिसर है साउथ एक्टर अजय। केस मिलने के बाद ही एक्टर अजय यानी कि आईपीएस ऑफिसर जल्दी से अपने ऑफिसर्स की टीम बनाता है एंड फिर वो जल्दी से अपने केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आईपीएस ऑफिसर को यति का एक आदमी मिलता है एंड फिर जब वो लोग उसे पकड़कर उसे टॉर्चर करते हैं तब वो आईपीएस ऑफिसर अजय के सामने इस बात को रिवील करता है कि वो आतंकवादी दया और यति के लिए काम करता है, लेकिन उसने 3 महीने से उन्हें देखा नहीं है। लेकिन यहीं पर ही आईपीएस अजय उससे पूछता है कि आखिरकार वो लोग इन सारे इलीगल सामान को इंडिया के अंदर लेकर कैसे आते हैं, क्योंकि जाहिर है जब भी वो लोग शिप से इंडिया के अंदर इस सामान को लाने की कोशिश करेंगे तब इंडिया के कोस्टल एरियाज पर और पोर्ट्स के ऊपर कोस्टल गार्ड्स उन्हें घेर लेंगे और उनकी चेकिंग से वो लोग बच नहीं पाएंगे। पर ये सुनकर यति का जो आदमी होता है वो आईपीएस अजय को ये बताता है कि असल में उनका जो भी इलीगल सामान इंडिया के अंदर आता है उसे वो लोग शिप से तभी उतार लेते हैं जब शिप पानी के अंदर होता है, और इसीलिए जब शिप पोर्ट तक पहुंचता है तब कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स को उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन आईपीएस अजय इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स बड़े बड़े शिप के कंटेनर्स को पानी के बीच में उतारना बहुत ही मुश्किल काम है। पर यह सुनकर यति का आदमी आईपीएस अजय को बताता है कि एक्चुअल में उनके सारे इलीगल कंसाइनमेंट वाले जो शिप है वो मुंबई से काफी दूर रत्नागिरी के पास आते हैं, और ये जो रत्नागिरी जगह है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज के पास है। लेकिन जब वहाँ के पोर्ट्स के पास हमारे शिप पहुंचने वाले होते हैं तब पोर्ट तक पहुंचने के कुछ टाइम पहले उनमें से हम सामान निकाल लेते हैं, और हमारे इन्हीं सारे इलीगल सामानों को निकालने में रत्नागिरी के आसपास के गाँव वाले हमारी हेल्प करते हैं। अब ये सारी बात जानने के बाद ही आईपीएस अजय अपनी टीम के साथ सीधा रत्नागिरी जाता है एंड वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करके उसे पता लगता है कि यहाँ पर बेसिकली जितने भी इलीगल कंसाइनमेंट उतारे जाते हैं उन सभी को उतरवाने में और लोकल पुलिस से बचाने में वहाँ का जो डीएसपी है वो उनकी मदद करता है। और वो इसीलिए क्योंकि वहाँ का डीएसपी बहुत ज्यादा करप्ट है और उस डीएसपी का नाम होता है डीएसपी तुलसी, जो कि एक्चुअल में साउथ एक्टर अभिमन्यु सिंह है। ये पता लगते ही टीम सीधा डीएसपी के पास जाती है और फिर डीएसपी से इन्वेस्टिगेट करके उन्हें पता लगता है कि पानी के अंदर इलीगल कंसाइनमेंट को उतारने का सारा काम गाँव के लोग करते हैं, और उन सभी का जो लीडर है उसका नाम है भैरवा। और दोस्तों ये भैरवा और कोई नहीं बल्कि एक्टर सैफ अली खान है, जिन्हें मूवी के अंदर काफी जगह भैरवा और काफी जगह भैरा भी कहा गया है, लेकिन हम इन्हें पूरी स्टोरी के अंदर भैरा ही कहेंगे। अब ये सब पता लगने के बाद ही आईपीएस अजय अपनी टीम के साथ सीधा भैरा के पास जाता है एंड वो उसे एक पुलिस की तरह नहीं बल्कि एक स्मगलर की तरह मिलता है, और वो भैरा से एक डील करते हुए उससे कहता है कि उसे भी शिप से अपना इलीगल सामान उतरवाना है, और इसीलिए वो ये चाहता है कि भैरा उसका काम करे, जिसके बदले में वो भैरा को बहुत सारे पैसे देगा। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसी भैरा ऐसा सुनता है वैसी वो इस काम को करने से मना कर देता है एंड भैरा और उसके आदमी आईपीएस अजय से कहते हैं कि असल में उन्होंने सारा काम छोड़ दिया है। पर ये सुनकर आईपीएस अजय उन पर चिल्लाने लगता है और वो उनसे कहता है कि उसे उसका काम करना ही होगा। पर फिर ये सुनकर भैरा उन सबको बहुत मारता है और उन सबको पीट पीट के वहाँ से भगा देता है। पिटने के बाद ही आईपीएस अजय अपनी टीम को लेकर गाँव के
बाहर आ जाता है और जब वो गांव के बाहर एक समुद्री किनारे के पास आता है तब उसे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है। इस बूढ़े आदमी का नाम होता है सिंगप्पा, जो कि होते हैं एक्टर प्रकाश राज। और इसीलिए जब यहाँ पर आईपीएस अजय सिंगप्पा से मिलता है तब वो उससे भैरा और उसके गाँव के बारे में पूछता है। एंड वो सिंगप्पा से पूछता है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिस वजह से भैरा और उसके लोगों ने अब ये काम छोड़ दिया है। ये सुनकर सिंगप्पा आईपीएस अजय से कहता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले तुम्हें हमारे इतिहास जानना होगा। अब ये बोलकर सिंगप्पा अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। सिंगप्पा बताता है कि आज से बहुत साल पहले यहाँ पर एक राज्य हुआ करता था और उस राज्य के जो सैनिक थे वो बहुत ही ज्यादा निडर, ताकतवर और बहादुर थे। एंड इसीलिए उन जैसे योद्धा आसपास कहीं भी नहीं थे और इसीलिए इस राज्य के ऊपर अब तक जितने भी हमले हुए उन सभी हमलों में उन सारे योद्धाओं ने राज्य को बचा कर रखा। लेकिन इतने सारे युद्ध लड़ने की वजह से राज्य को काफी नुकसान हुआ और फिर इसीलिए जब आखिर में अंग्रेज यहाँ पर आए तब इस राज्य के योद्धाओं ने उन अंग्रेजों को तो भगा दिया, पर इतना सब होने की वजह से राज्य का शासन बिगड़ गया और यहाँ का राज्य और पूरा राजपाट समाप्त हो गया। और फिर इसीलिए ये सब होने के बाद ही वो सारे योद्धा जो कि इस राज्य की हिफाजत करते थे उन सभी ने अपने परिवारों को लेकर यहाँ पर गाँव बसाना शुरू कर दिया। उन सभी वीर योद्धाओं ने मिलकर यहाँ पर 4 गाँव बसाए और उन चारों गाँव के अंदर एक ऐसा योद्धा होता था जो कि पूरे गाँव को लीड करता था, यानी कि एक योद्धा पूरे गाँव का लीडर होता था। लेकिन अब क्योंकि राजपाट खत्म हो चुका था और यहाँ के लोगों के पास कमाने का कोई भी जरिया नहीं था, इसीलिए यहाँ के लोगों ने पानी में उतरकर मछली पकड़ना शुरू किया और उन्हीं सब चीजों से अपनी जिंदगी चलाई। पर इन सब के बाद भी हालात बिगड़ते ही चले गए और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे चारों गाँव और ज्यादा गरीब होते चले गए। लेकिन फिर एक दिन हमारे चारों गाँव का समय बदला और ये हुआ आज से ठीक 12 साल पहले। सिंगप्पा बताता है कि आज से 12 साल पहले हमारे गाँव में 2 आदमी आए जिनके नाम थे मुरुगा और डीएसपी तुलसी। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इनमें से डीएसपी तुलसी अभिमन्यु सिंह थे और जो मुरुगा है वो है एक्टर मुरली शर्मा। सिंगप्पा बताता है कि आज से जब 12 साल पहले मुरुगा और डीएसपी तुलसी उनके गाँव में आए तो उन्होंने हमारे गाँव के लोगों को काम दिया। असल में हमारे चारों गाँव के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहादुर हैं और इसीलिए हमारे गाँव के लोग वो काम कर सकते हैं जो कि दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। और मुरुगा और डीएसपी तुलसी ने इसी बात का फायदा उठाया। असल में मुरुगा इलीगल काम करने वाले लोगों के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो विदेशों से बहुत सारे बम, मिसाइल, बंदूक और खतरनाक चीजों को शिप में डालकर हमारे देश में इलीगल तरीके से लाता है। लेकिन अब क्योंकि पोर्ट्स पर कोस्टल गार्ड के द्वारा उसे पकड़े जाने का खतरा रहता है, इसीलिए उसने हमारे लोगों को ये ऑफर दिया कि हमारे लोग उसके सारे सामान को पोर्ट्स पर पहुंचने से पहले उतार दें। और इस काम के बदले उसने हमारे लोगों को काफी पैसा ऑफर किया और इसीलिए हमारे लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद ही सिंगप्पा आईपीएस अजय को देवरा की कहानी बताना स्टार्ट करता है और वो कहानी बताते हुए उन सबसे ये कहता है कि आज से 12 साल पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ तब मेरे गाँव का लीडर देवरा था और देवरा के अलावा बाकी तीनों गाँव के जो लीडर्स हैं वो है भैरा, कुंजारा और रैयप्पा। और चारों गाँव के इन सारे लीडर्स ने मिलकर अपने सारे आदमियों को इकट्ठा किया एंड फिर उन सबने मुरुगा के कहने पर उसका काम करना शुरू कर दिया। अब इसके आगे सिंगप्पा की कहानी में हमें देवरा की फैमिली के बारे में पता लगता है, जहाँ पर हम ये जानते हैं कि देवरा की फैमिली में उसकी वाइफ है, देवरा की मदर है, देवरा का एक बेटा है जो कि 12-13 साल का है और इसके साथ ही देवरा की वाइफ प्रेग्नेंट भी है, जिस वजह से आगे चलकर देवरा को एक बेटी भी होती है। देवरा अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ में बहुत खुश होता है और जो काम देवरा और उसके लोग कर रहे थे उनसे उन्हें काफी अच्छा पैसा मिल रहा होता है, इसीलिए चारों गाँव की जिंदगी काफी अच्छी चल रही होती है। लेकिन कहानी में आगे हम ये जानते हैं कि जो सैफ अली खान का कैरेक्टर है यानी कि भैरा, वो देवरा से बहुत ज्यादा जलता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि देवरा के खुद के गांव के साथ साथ बाकी के तीनों गांव भी देवरा की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि चारों गांव के सारे लोग मिलकर हर साल एक खास पूजा करते हैं जिस पूजा का नाम है शस्त्र पूजा। एंड बेसिकली इस शस्त्र पूजा के अंदर चारों गाँव से 2-2 योद्धा भाग लेते हैं और जिस गाँव का योद्धा आखिरी तक टिका रहता है और सारे लोगों को हरा देता है वो इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और जो भी इसे जीतता है उसे इनाम के तौर पर सारे पूर्वजों के हथियार मिलते हैं, यानी कि वो सारे शस्त्र जिन्हें उनके पूर्वजों ने इस्तेमाल किया होता है। एंड इसलिए जीतने वाला इन सारे शस्त्रों को अपने घर में रखता है और ये इन सब के लिए बहुत सम्मान की बात होती है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि बीते बहुत सालों से शस्त्र पूजा की प्रतियोगिता को हर बार देवरा ही जीतता है एंड इस रीजन की वजह से भी भैरवा देवरा से बहुत ज्यादा नफरत करता है, लेकिन सामने वो हमेशा ये दिखाता है कि वो देवरा का दोस्त है। अब इसके आगे हमें पता लगता है कि देवरा के गाँव में एक लड़का होता है जिसकी उम्र 15-16 साल होती है एंड ये लड़का बेसिकली पढ़ाई करने के लिए बाहर शहर में जाता है और अक्सर अपने गाँव से शहर के बीच बस से अप डाउन करता है। लेकिन एक दिन अचानक से जब वो शहर से पढ़ाई करके अपने गाँव आ रहा होता है तभी रास्ते में कुछ आतंकवादी उसके बस को घेर लेते हैं एंड उसके पूरे बस को बम से उड़ा देते हैं और फिर बस के अंदर जो भी लोग बचे होते हैं उन सबको गोलियों से मार देते हैं और फिर इसके बाद ही वो मरे हुए लोगों से सारे सामान का लूटपाट कर लेते हैं। अब जब इस लड़के की डेड बॉडी देवरा के गाँव पहुंचती है तब देवरा को ये देखकर बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो इसीलिए क्योंकि जो बच्चा मरा होता है उसके पिता पहले से ही मर चुके होते हैं एंड इसलिए ये बात देवरा को बहुत ज्यादा दुखी करती है। लेकिन फिर इसके बाद ही देवरा और बाकी गाँव के लीडर से मिलने के लिए मुरुगा और डीएसपी तुलसी आते हैं और वो दोनों सबसे कहते हैं कि कल के दिन उन्हें अगला माल उतारना है। पर इस बार ये सुनकर देवरा मुरुगा और डीएसपी तुलसी से कहता है कि उन्हें इस काम को कुछ दिनों के लिए रोक देना चाहिए क्योंकि इस टाइम पर कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स की सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए पकड़े जाने का खतरा काफी ज्यादा है। लेकिन देवरा जैसे ऐसा बोलता है वैसे हम ये देखते हैं कि भैरा और कुंजारा ये बोलते हैं कि अगर देवरा को नहीं आना है तो वो ना आए, हम उसके बिना भी इस काम को कर लेंगे। लेकिन फिर इस बात को सुनकर ही जो चौथे गाँव का लीडर होता है यानी कि रैयप्पा, वो देवरा को साथ आने के लिए कहता है और वो देवरा को ये बोलकर मना लेता है कि अगर देवरा साथ होगा तो वो उन सबको किसी भी हालत से बचा लेगा। एंड फिर इसीलिए रैयप्पा की इस बात को सुनकर देवरा राजी हो जाता है और फिर वो सब अपने काम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी इसीलिए इस बार पानी के अंदर बहुत सारे कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स होते हैं और इसीलिए वो लोग देवरा और उसके सारे
सारे साथियों को पकड़ लेते हैं। शिप पर जब देवरा और उसके सारे लोग पकड़े जाते हैं तब सारे कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स में से जो सबसे सीनियर होता है वो उन सबसे कहता है कि वो भी यहीं पास में ही रहता है और इसीलिए वो देवरा और उसके सारे साथियों को जानता है। लेकिन हाँ, उसने ये सुना था कि उनके बाप दादा बहुत बहादुर थे और बहुत बड़े योद्धा थे और उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए हर बाहरी ताकत का सामना किया था। लेकिन यहाँ पर वो देख रहे हैं कि उन्हीं योद्धाओं के बच्चे अब चोरियां कर रहे हैं और ऐसे स्मगलर्स और क्रिमिनल्स का साथ दे रहे हैं जो कि हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। इन सब के आगे वो ऑफिसर वो सारे कंटेनर खोलता है एंड वो सबको दिखाते हुए सबको बताता है कि इन सारे कंटेनर्स में बंदूक, बम, हथियार, गोले एंड इस तरह की सारी खतरनाक चीजें हैं और ये सारी चीजें जब इलीगली स्मगलर्स और क्रिमिनल्स के हाथ जाती हैं तब वो सब इन सब से हमारे लोगों को मारते हैं। अब जब देवरा उस ऑफिसर की सारी बातें सुनता है तब वो ये समझ जाता है कि वो ऑफिसर बिल्कुल सही कह रहा है और इसी टाइम पर वो अपने गाँव के लड़के की मौत को भी याद करता है क्योंकि उस लड़के की मौत भी इन सारे हथियारों के हमारे देश में आने की वजह से हुई थी। और फिर इसीलिए यहीं पर ही देवरा अपने मन में डिसाइड करता है कि अब से वो ये सारा काम छोड़ देगा। लेकिन इस टाइम पर ही देवरा ये देखता है कि भैरा, कुंजारा, रैयप्पा और उसके बाकी सारे लोग अचानक से सारे कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर देते हैं एंड उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन फिर ये देखकर देवरा अपने लोगों के खिलाफ हो जाता है और वो उन सबको ऐसा करने से रोक देता है एंड फिर वो अपने सारे लोगों को चलने के लिए कहता है, जिसके बाद ही वो लोग उन सारे कंटेनर को अपनी बोट्स पर डालते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले भैरवा उन सारे कोस्टल गार्ड ऑफिसर से वादा करता है कि आज के बाद से वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा और रही बात उसके गाँव के लोगों की तो वो उन्हें भी ऐसा कुछ नहीं करने देगा। और फिर ये बोलने के बाद ही भैरवा अपने सारे लोगों के साथ अपने गाँव आ जाता है। जब वो लोग गाँव पहुंचते हैं तब मुरुगा और डीएसपी तुलसी वहाँ पर आते हैं एंड वो लोग देवरा से अपना सामान मांगते हैं। लेकिन देवरा उनके सामने उनके सारे सामान को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड वो सबसे कहता है कि आज से वो लोग उसका कोई काम नहीं करेंगे। और इसके साथ ही देवरा चारों गाँव में ऐलान करता है कि आज के बाद से सिर्फ वही नहीं बल्कि चारों गाँव में से कोई भी आदमी उनका साथ नहीं देगा और वो मुरुगा के कहने पर किसी भी इलीगल सामान को जहाज पे से नहीं उतरवाएगा। देवरा जैसी ऐलान करता है वैसे ही देवरा का गाँव और रैयप्पा का गाँव उसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि भैरा और कुंजारा के गाँव वाले उसका विरोध करते हैं और कुछ लोग देवरा से लड़ने भी आते हैं। लेकिन देवरा उन सबको धूल चटा देता है और अपने हथियार से उन सबकी पीठ पर एक्स बना देता है और सब लोगों से कहता है कि अगर आगे से भी किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो उसका भी वो यही हाल करेगा। हालांकि देवरा की ऐसा अनाउंस करने के बाद भी गांव के बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इलीगल काम को जारी रखते हैं। लेकिन जितनी बार भी वो लोग ये सब करने जाते हैं उतनी बार ही देवरा उन सबको पकड़ के पेलता है और उन सबके पीठ पे एक्स का निशान बनाता है ताकि बाकियों को भी ये संदेश मिल सके कि देवरा से कोई नहीं बच सकता है। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि चारों गाँव मिलकर फिर से फिशिंग करने लगते हैं और मछलियां पकड़कर अपनी जिंदगी चलाने लगते हैं। बट ये सब भैरा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इसीलिए वो किसी भी तरह से देवरा को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है एंड फिर इसके लिए वो अपने और कुंजारा के गांव के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि उन दोनों गांव के लोग मिलकर देवरा को मार देंगे। अब कुछ दिन बाद ही हम ये देखते हैं कि जो रैयप्पा होता है यानी कि चौथे गांव का लीडर, उसके गांव में उसकी बहन की शादी होती है जिसमें सबके साथ साथ देवरा भी आता है और इसीलिए रैयप्पा की बहन की शादी के अंदर भैरा और कुंजारा मिलकर देवरा को बहुत सारी शराब पिला देते हैं जिस वजह से देवरा अपना होश नहीं संभाल पाता है। लेकिन फिर उसके कुछ टाइम बाद ही वो लोग देवरा के कानों में ये बात डाल देते हैं कि इस शादी के टाइम का फायदा उठाकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुरुगा के साथ मिल गए हैं और वो उसका इलीगल सामान को उतरवाने के लिए समुद्र के पास गए हैं। अब देवरा जैसे इस बात को सुनता है वैसे वो नशे की हालत में सीधा वहाँ पर जाता है ताकि वो वहाँ पर उन सबको ऐसा करने से रोक सके। लेकिन असल में ये सारा भैरा और कुंजारा का प्लान होता है एंड इसीलिए जैसे देवरा वहाँ पर पहुंचता है वैसे हम ये देखते हैं कि वहाँ पर भैरा और कुंजारा के गाँव के बहुत सारे लोग होते हैं और उनके हाथों में बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं और फिर इसीलिए वो सब मिलकर देवरा पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन देवरा एक बहुत ही पावरफुल योद्धा होता है और इसीलिए वो नशे की हालत में भी उन सबको मार देता है। अगली सुबह हम ये देखते हैं कि चारों गांव के लोगों को इस बारे में पता लगता है और इसीलिए वो सब लोग वहीं पर आते हैं जहाँ पर रात को देवरा ने उन सब लोगों को मारा था। यहाँ पर आने के बाद ही सब लोग ये देखते हैं कि जिन जिन ने भी देवरा पर हमला किया था उन सबकी वहाँ पर लाशें पड़ी होती है और निशानी के तौर पर उन सबके पीठ पर एक्स बना होता है। इसके साथ ही वहीं पास के एक पत्थर पर कुछ शब्द लिखे होते हैं और जब गाँव के लोग उन्हें पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि वो असल में देवरा ने लिखा है। उन शब्दों को पढ़कर हमें पता लगता है कि देवरा अब गाँव छोड़कर चला गया है और इसीलिए अब से वो दूर रहकर ही चारों गाँव की निगरानी करेगा एंड आगे से जो भी फिर से इलीगल काम करने की कोशिश करेगा देवरा उन सबको भी जान से मार देगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उसने इन सबको मारा है। अब हालांकि ये सब होने के बाद भी गांव के काफी सारे लोग फिर से वो इलीगल काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लोग जितनी बार भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं उतनी बार देवरा उन सबका वही हाल करता है जो हाल उसने पहले वाले लोगों का किया था एंड इसीलिए चारों गाँव में डर बैठ जाता है कि देवरा किसी को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हम ये देखते हैं कि चारों गाँव मिलकर ये सारे काम छोड़ देते हैं और वो लोग फिर से फिशिंग स्टार्ट कर देते हैं और फिर इसी तरह से 10-11 साल बीत जाते हैं जिसके बाद ही देवरा का जो बेटा होता है जिसका नाम वरा होता है वो भी जवान हो जाता है और वो भी बेसिकली अपने बाप देवरा जैसे दिखता है क्योंकि ये भी जूनियर एनटीआर ही होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें पता लगता है कि जहाँ पर देवरा एक बहुत ही बड़ा वीर था वहीं पर ही देवरा का बेटा वरा डरपोक होता है और इसीलिए वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। लेकिन इसी टाइम पर हम भैरा को भी देखते हैं जिसके मन में देवरा को लेकर गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका होता है और इसीलिए उसके गाँव के जिन भी लोगों को देवरा ने मारा होता है वो उन सबके बच्चों को इकट्ठा करके एक आर्मी बनाता है एंड बचपन से उन्हें ट्रेन कर करके जवानी तक उन्हें ऐसा बना देता है कि मानो वो सारे के सारे किलिंग मशीन हो गए हो। और भैरा उन सबको ऐसे इसीलिए तैयार करता है ताकि जब भी उसे देवरा मिले तो वो उन सबके जरिए देवरा को खत्म कर दे। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि गांव में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं और जब जब कोई भी लोग इलीगल काम करने की कोशिश करते हैं और समुद्र में आते हैं तब हर बार देवरा उनका वही हाल करता है जो उसने पहले वाले लोगों का किया था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से हम ये देखते हैं कि भैरा के गाँव के कुछ लड़के देवरा की बेटी को छेड़ देते हैं,
यानी कि वरा की बहन को। लेकिन हाँ, जैसे इस बारे में वरा को पता लगता है वैसे वो उन लड़कों को बहुत मारता है। पर जब वरा उन सबको पीट के वहाँ से जा रहा होता है तभी भैरा अपने गाँव के उन लड़कों में से एक लड़के को जान से मार देता है, जिसके बाद अगले दिन गाँव में ये खबर फैलती है कि वरा ने उन लड़कों को पीट कर एक की जान ले ली है। अब ये बात जैसी वरा को पता लगती है कि उसके पीटने से किसी की जान गई है तब वो सीधा भैरा के गाँव भैरा के पास आता है ताकि वो भैरा से माफी मांग सके। लेकिन भैरा उससे कहता है कि वो उसे तभी माफ करेगा जब वो उसके लिए काम करेगा। अब ये बात सुनकर वरा हाँ बोल देता है और फिर इसके आगे हमें पता लगता है कि भैरा ने मुरुगा और डीएसपी तुलसी से डील कर ली होती है एंड उसने उनसे ये बोला होता है कि अब उसके जो लड़के हैं वो इतने ज्यादा तैयार हो चुके हैं कि अब अगर देवरा उनके सामने आता भी है तो वो लोग देवरा को जान से मार देंगे। और फिर इसके लिए वो लोग कंसाइनमेंट को लेने के लिए पानी में उतरते हैं और इस बार भैरा उन सबके साथ साथ देवरा के बेटे वरा को ही भेजता है और वो वरा से कहता है कि अगर उसका बाप देवरा उसे दिखे तो उसे देवरा को मारना पड़ेगा। अब इन सब के बाद ही जैसे वो लोग पानी में आकर कंसाइनमेंट उतारने लगते हैं वैसे हम ये देखते हैं कि कोई उन पर हमला कर रहा है और कोई उन सबको पानी में खींच कर मार रहा है। और जब दूसरे लोग उन सबको खींचकर बाहर निकाल रहे हैं तब वो लोग ये देख रहे हैं कि जिन भी लोगों को पानी के अंदर खींचा गया था उन सब की पीठ पर एक्स बना हुआ है और इसलिए ये सब देखकर वो लोग ये समझ जाते हैं कि शायद से देवरा यहाँ पर आकर उन सबके साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर यहीं पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है और वो खुलासा ये होता है कि वहाँ पर देवरा नहीं होता बल्कि देवरा का बेटा वरा ये सब कर रहा होता है। और फिर जब वो उन सारे लोगों की पीठ पर एक्स बना देता है और उन्हें बेहोश कर देता है तब वो सबको शिप में डालकर तट पर ले आता है और तब उससे वहाँ पर मिलने आते हैं प्रकाश राज यानी कि सिंगप्पा। एंड फिर यहाँ पर आकर स्टोरी खुलती है और हमें पता लगता है कि असल में जिस रात सारे लोगों ने देवरा पर हमला किया था उसी रात को देवरा की मौत हो गई थी। लेकिन देवरा के बेटे वरा ने और सिंगप्पा ने दोनों ने मिलकर देवरा को मरने के बाद भी उसे किस्से कहानियों में जिंदा रखा ताकि चारों गाँव के मन में जो डर है वो डर बना रहे और कोई भी गलत करने से पहले 100 बार सोचे। और सिर्फ ये नहीं बल्कि देवरा के मरने के बाद जितने भी लोगों के साथ हमें ऐसा लगा कि उन्हें देवरा ने मारा है उन सबको भी असल में वरा नहीं मारा था। लेकिन ये सारी बातें जानने के बाद ही जब हमें पता लगता है कि देवरा की मौत हो चुकी है और देवरा उसी दिन मर गया था जिस दिन उन लोगों ने देवरा पर हमला किया था तब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और वो इसीलिए क्योंकि उस दिन देवरा से लड़ने के लिए जो भी लोग आए थे देवरा ने उन सबको मार दिया था। तो आखिरकार उन सबको मारने के बाद भी देवरा की मौत कैसे हुई और आखिरकार वो कौन था जिसने देवरा को मारा होगा। सो एंडिंग में हमें इसका भी आंसर मिलता है और हमें पता लगता है कि उस दिन जिस दिन देवरा ने उन सबको मार दिया था तब उन सब के बाद देवरा से मिलने के लिए वहाँ पर देवरा का बेटा वरा आया था और देवरा के बेटे वरा ने देवरा को चाकू मार के जान से मार दिया था। यानी कि देवरा का कातिल और कोई नहीं बल्कि देवरा का बेटा वरा है जिसने सिर्फ 13-14 साल की उम्र में अपने पिता देवरा को मार दिया था। लेकिन दोस्तों जैसे हमें इस सवाल का जवाब मिलता है वैसे ये मूवी एंड हो जाती है और अपने साथ ये सवाल छोड़ जाती है कि आखिरकार देवरा के बेटे वरा ने देवरा को क्यों मारा। लेकिन हाँ, हमें इस बात का जवाब मिलेगा देवरा पार्ट 2 के अंदर। वैसे ये बिल्कुल बाहुबली जैसा हुआ है क्योंकि बाहुबली 1 देखने के बाद सबके मन में भी यही सवाल था कि आखिरकार कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और अब बिल्कुल वैसे ही देवरा मूवी देखने के बाद भी सबके मन में यही सवाल रहेगा कि आखिरकार देवरा के बेटे वरा ने देवरा को क्यों मारा। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से इसका आंसर क्या हो सकता है? आपके हिसाब से वरा ने देवरा को क्यों मारा होगा? अगर आप इसका आंसर गेस कर सकते हैं तो आप वो हमें कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स के अंदर देवरा लिखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।